नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपको टाइम स्टॉक में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, जनाब लताफ़त अली सिद्दीकी। आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, आप उनसे वाकिफ़ हैं। उनका अखबार अरसे दराज से इस कनाडा शहर से निकलता है और ख़ासा पॉपुलर उनका एक न्यूज़पेपर है कैनेडियन एशियन न्यूज़। ये वाहिद अखबार है जो कि इंग्लिश में हमारी कम्युनिटी का तर्जुमान है। तो मैं लताफ़त भाई आपको खुशामदीद कहता हूँ स्टूडियो में। और मैं आपसे यही पूछूंगा कि आजकल जो मौजूदा हालात हैं और लोग जो कंफ्यूज हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से कि होंगे या नहीं होंगे, या फिर ये कि जो टेम्पो चल रहा है वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कि माजी में इलेक्शंस में कैंपेन्स चला करती थी। तो इसकी क्या आपको इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, आप बात कर रहे हैं फरवरी 8 के इलेक्शंस की। यकीनी तौर पर ये बात अपनी जगह है कि अगर अब जब चंद दिन रह गए हों या एक हफ्ता भी मुश्किल से हो, तो उस वक्त अगर बेयकीनी की सूरत हाल हो इलेक्शन के हवाले से, और फेडरल इलेक्शन भी हो रहे हैं, प्रोविंशियल इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और कोई ये नहीं वसूख से कह सकता कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब चूँकि टाइम बहुत कम रह गया, इलेक्शन तो होंगे, और चाहे कोई भी सूरत हाल हो, और इलेक्शन इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड इस मसले से। हमारे जो मसाइल हैं, हमारे जो चैलेंजेस हैं, उनको ओवरकम करने के लिए और कोई आपके पास तरीक़ा तो नहीं है कि इलेक्शन ना हो। लेकिन जो अनसर्टेनिटी है, उससे एक जो हमारा माशी बहरान है, उसको भी और ख़राब उसकी सूरत हाल होने जा रही है। और बहुत सारे अलग भी इशूज़ हैं, हम बात करेंगे जब आप आगे चलेंगे, हम बात करेंगे। तो मसला ये है कि इलेक्शंस होने चाहिए थे। बहुत पहले से लोगों को ये कॉन्फिडेंस होना था कि इलेक्शन होंगे। पहली बात तो ये कि इलेक्शन, ये तो डिलेड इलेक्शंस हैं। देखिए, सबसे पहले जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई थी, तो उसके फ़ौरन 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होने थे, लेकिन वो तो डिले हुए। अब डिले होने के बावजूद, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर तो पार्लियामेंट की जो है मुद्दत पूरी होती है, पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्लॉज है वो ये कहती है इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन 60 दिन में होने चाहिए। अगर पार्लियामेंट पहले से डिसॉल्व हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो फिर 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और किसी को ये हक़ नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई वायलेशन करे। हालांकि कोई ख़ास वजह नहीं थी, इसके बावजूद भी इलेक्शन डिले हुए। और हुआ ये कि उस वक्त के वज़ीर आज़म जिन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व की, शहबाज शरीफ ने, उन्होंने एक हफ़्ता पहले पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। मेरा ख्याल है ये फ़ैसला भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। अगर आप एक हफ़्ता और चलने देते पार्लियामेंट को, एक हफ़्ते के बाद तकरीबन 12 या 13 अगस्त को ये पार्लियामेंट डिसॉल्व होनी थी, अपना टेन्योर पूरा करना था, तो अगर उसको चलने देते तो इलेक्शन 60 दिन में हो जाते। लेकिन चलिए, आपने अपना राइट इस्तेमाल कर लिया, कानून को वायलेट नहीं किया, तो 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन होने चाहिए थे, फिर वो भी नहीं हुए। अब आप इधर उधर से बातें हुई, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई इलेक्शन तो होने हैं, ज़रूर होने हैं, और सदर को कहा कि आप तारीख़ का तयन करें, इसलिए कि आपको इख्तियार है, अब क्या नए सूरत हाल में आप तारीख़ का तयन करें। उन्होंने तारीख़ कही कि जी हम 8 फरवरी को करें। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एग्री कर लिया। लेकिन एक फियर था कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे, वो आज भी है और मेरा ख्याल है कल भी होगा। तो अगर तो इलेक्शंस हो जाते हैं 8 तारीख को भी, 8 फरवरी को, तब भी इट इज़ ओके। लेकिन मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। पहली बात तो ये है कि इस दौरान में जबकि ये टाइम था कि लोग अपने अपने जलसे कर रहे होते, अपना बयानियाँ बता रहे होते, अपने इलेक्शन प्लान, अपना फ्यूचर प्रोग्राम, इकोनॉमिक सिचुएशन को कौम के सामने पेश कर रहे होते, उस वक्त लोगों को ये यकीन ही नहीं है कि इलेक्शन होंगे भी नहीं होंगे। ये अब बड़ी अच्छी बात नहीं है, मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी 8 फरवरी को भी हो जाए तो फिर है ना। लेकिन लता भाई, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि
क्या ये इलेक्शंस जो हैं पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का सलूशन होंगे? हाँ, देखिए बात ये है कि साइड में इलेक्शन तो खड़े, सवालात तो खड़े हो गए, तो उसके अंदर ये है कि आपको ये भी देखना होगा कि क्या सारी पार्टियां रिजल्ट एक्सेप्ट करेंगी या नहीं। अच्छा, फिर एक पार्टी को आप जो बाहर कोई कैसी भी पार्टी है उसकी जो भी परफॉर्मेंस रही हो, इशू है वो एक कि आपने सबको इक्वल फील्ड नहीं दिए, ये भी इशू है जी। और दूसरी बात ये कि एक पार्टी बाहर है, इलेक्शन सिंबल का भी मसला है, तो जो पहला मरहला था इलेक्शन का वो तो स्मूथ नहीं है और इस पीरियड ने नए नए सवाल खड़े किए हैं जो आगे के लिए। अच्छा, अगला मरहला क्या है कि क्या इलेक्शन जो है वो मुनसिफाना होंगे, फेयर होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पहली बात ये भी बताना चाहता हूँ कि बड़े सगीर हिंद में इलेक्शन जल्दी होने जा रहे हैं। 7 जनवरी को इलेक्शन हुए बांग्लादेश में। वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा था ना, बांग्लादेश जो बना वो तो इस पाकिस्तान था और वहाँ भी की भी रिवायत हमारी तरह हो शायद। तो वहाँ मेन अपोजिशन पार्टी ने बाइकआउट किया। पाकिस्तान में ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इमरान खान और उनकी पीटीआई पार्टी इलेक्शन का बाइकआउट करे, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन जब वहाँ इलेक्शन हुए और हसीना वाजिद 4th या 5th टाइम जीत गई, तो चलिए वो तो एक अलग बात है, अपोजिशन का अगर उसने बाइकआउट कर दिया उसके बाद भी इलेक्शन हुए। लेकिन बाहर की दुनिया ने, बिलखसूस अमेरिका और ब्रिटानिया ने क्विकली कह दिया कि जी इलेक्शन की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई हैं और हमारे हिसाब से ये इलेक्शन अधूरे हैं, फेयर नहीं है, वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान में भी आप देखेंगे 8 फरवरी से पहले बहुत सारे ऑब्जर्वर्स वहाँ पहुँच रहे हैं। एक तो ये बात है कि ऑब्जर्वर्स की क्या रिपोर्ट होती है इलेक्शन के बारे में, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की ये तारीख रही है कि इलेक्शंस कभी फेयर हुए नहीं हैं। पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ये रहा है, सबने कहा है, चाहे वो 2018 के इलेक्शन हो, कोई और इलेक्शन हो, वहाँ यही बात रही है कि इलेक्शन फेयर नहीं है, एहतजाज हुए हैं। जो पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उस ज़माने में भी यही हुआ 2018 में, लेकिन लोगों ने इलेक्शन कुछ तस्लीम नहीं किया और बरमला ये कहा गया कि वज़ीर आज़म जो है वो इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है, वगैरह वगैरह। तो अब ये दूसरा मरहला आएगा कि क्या पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन को एक्सेप्ट करती हैं या नहीं करती हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद एक पॉसिबिलिटी है। और इलेक्शन एक दफ़ा ढाका में जब हुए थे या इस पाकिस्तान में जब हुए थे 1970 में, वो किसी न किसी वजह से, वो एक लंबी दास्तान है, एक मजबूरी के तहत फेयर हुए थे और 2 पार्टियां इमर्ज हुई और जिसमें मुजीबुर रहमान की पार्टी आई जी। लेकिन फेयर इलेक्शन होने के बाद पावर ट्रांसफर नहीं किया गया था, मेजॉरिटी को नहीं दिया गया, मिनॉरिटी ने मेजॉरिटी को। हमें मुजीबुर रहमान से उस जमाने में बात करने का मौका भी मिला था और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि हमने पूछा था कि पावर ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा, तो उन्होंने और बहुत से सहाफ़ियों के सामने भी ये बात की थी कि देखो भाई बड़ा मसला है। मिलिट्री ये कहती है, उस वक्त के जो सदर थे वो ये कहते थे, जनरल याह्या खान, वो ये कहते थे कि सदर तो मिलिट्री का ही होगा, हम होंगे और आप प्राइम मिनिस्टर आ जाएं, अपनी हुकूमत करें। उन्होंने कहा कि न, और माई डेड बॉडी, अगर तो मैंने जीता है तो मुझे पावर मुंतकिल किया जाए और मेरी पार्टी सदर का इंतखाब करेगी, बिकॉज वी वन द मेजॉरिटी गवर्नमेंट, वी आर इन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो वो हुआ नहीं, फिर झगड़ा हुआ, फिर आपको पता ही है बाकी जितनी भी बातें हुई, उसके इतना टाइम नहीं है कि उन सब बातों पे बात की जाए। लेकिन यहाँ भी तो फिर यही मसला होगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने, सब ने ये कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए या कम ने भी कहा, तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। फिर ये है कि उम्मीद सबको यही की जा रही है कि अब जो आ रही है वो हंग पार्लियामेंट होगी, मगर ये हंग पार्लियामेंट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होगी कि जो इंतज़ामिया है कह लें या
इस्टेब्लिशमेंट कह लें या इलेक्शन कमीशन कह लें या जो भी आप नाम दे दें, जो कोई भी अथॉरिटीज केयर टेकर गवर्नमेंट कर लें, उन्होंने एक इंतज़ाम कर लिया। उन्होंने इंतज़ाम ये कर लिया है कि जितने भी इलेक्टेबल्स थे, बड़े बड़े सरदार और जिनकी बड़ी अश्योरेंस होती है कि वो जीत जाते हैं अपने इलाके में, अपने दौलत की बुनियाद पे, अपने इन्फ्लुएंस की बुनियाद पे, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़, जो कुछ भी कह लें आप, तो वो सारे के सारे उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों में डाल दिए। ये वही लोग हैं इलेक्टेबल जो 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को दिए गए थे जी। आपने देखा होगा कि उनका इन्फ्लक्स हुआ, उनको जाने दिया, उनको भेजा गया, उनको पीएमएलएन में भी डाला गया, कुछ को पीपल्स पार्टी में भी डाला गया, और सबसे ज़्यादा जहांगीर तरीन की जो पार्टी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसमें डाले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेक होल्डर, अब पंजाब का अगर इलेक्शन ले लें तो पीपल्स पार्टी के पास भी इलेक्टेबल्स हैं, और जो जिस पार्टी को पॉपुलर कहा जा रहा है पीएमएलएन को पंजाब में, वो उसके पास बहुत सारे इलेक्टेबल्स हैं। और इसके अलावा पीएमएलएन का इत्तेहाद हो गया है, जो है कोalition। जहांगीर तरीन ने तो ऐलान कह दिया कि हमारी पार्टी पीएमएलएन से मिलके मखलूत हुकूमत बनाने जा रही है। जी बिल्कुल। इसका मतलब फैसला तो पहले ही आ गया। जी। अब इमरान खान के पास तो इलेक्टेबल्स नहीं हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि उनको पीएमएलएन के पीटीआई के लोगों को ये ख्याल है, और ख़ुद इमरान खान को ये ख्याल है कि 8 अक्टूबर को बेशुमार लोग उनकी पार्टी के निकलेंगे और उनके बहुत सारे उनकी जो पार्टी के जो मेंबर हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो जीतेंगे, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जी हमें तो 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी, ये है वो। जी। अब ये सारे जो मसाइल हैं आपके सामने, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि देखिए सिंध में जो सूरत हाल है उस पर मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करता, इसलिए कि रूरल पार्टी में तो अभी भी एज है पीपल्स पार्टी को। अर्बन एरिया में फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो, और किन के कहने से एमक्यूएम को अलाउ कर दिया है इलेक्शन का, और वो 20-22 सीटें ले जाएंगे। लेकिन एमक्यूएम का तो जो इस वक्त जो वो टेक है इसके ऊपर वो ये है कि जो पीटीआई है, पीटीआई ने 18 जो टिकट्स वहाँ पर जारी किए हैं, वो कहते हैं वो पश्तून उसके लोग हैं कराची से, तो ये एक अलग इशू बनने जा रहा है। देखिए मैं ये समझता हूँ जी, जो खबरें अखबारात में पढ़ी जा रही हैं, मैं जी हम और आप फिर भी कराची से ताल्लुक भी है और हम जानते भी हैं। देखिए बड़ा पहला सवाल ये, किसने एमक्यूएम को ये कहा कि ये पॉइंट उठाए इसके इलेक्शन न लड़ो? एग्जैक्टली। और मेरी इत्तला ये है कि उन्हें ये कहा गया था कि यू विल हैव फ्री हैंड। फ्री हैंड से मतलब ये है कि आपके साथ कोई घपला नहीं होगा जी, और आप इलेक्शन लड़ें जी, और आपकी जो है अर्बन एरिया की जो सीटें हैं वो होपफुली उन्होंने कहा कि आप जीत जाएंगे। तो मैं वो मेरिट पे भी जीत सकते हैं या उनको जितवाया जा सकता है, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन लता भाई मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। नाज़रीन हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे। लताफ़त भाई की बड़ी मज़ेदार बातें हैं, बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें हैं, तो हम दोबारा आते हैं स्टूडियो में, तो आपसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। A house is just a structure, but a home is where the heart is. My name is Mohammad Javed, and I am the President and CEO at Empire Realty Point Brokerage. At the Empire Realty Point Brokerage, we believe that real estate is a personal industry, not a transactional one. We strive to be a one-stop solution for all your real estate needs. We convert your real estate dreams into reality. नाज़रीन वी आर बैक इन स्टूडियो। जी लताफ़त भाई हम बात कर रहे थे, कहना चाह रहा था कि ये आप कह सकते हैं इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। कहते हैं ना बड़े लोग, इंटेलिजेंट लोग, कि क्रिकेट के मैच का और इलेक्शन का रिजल्ट पे तबसरा ना ही करें तो ज़्यादा। लेकिन लता भाई बात यही है कि जो आपकी बातचीत से मैं नतीजा अख़ज़ कर रहा हूँ यही है कि इसका कोई आफ्टर मैथ अच्छा नज़र नहीं आ रहा इस इलेक्शन का। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, जो बात बीच में डिस्टर्ब हो गई थी वो ये था कि किसने ये कहा कि तुम लोकल बॉडीज के इलेक्शन में मत पार्टिसिपेट, बाइकआउट नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? तुम एमक्यूएम तो अर्बन की पार्टी, अर्बन एरिया की पार्टी है, हैदराबाद वगैरह वगैरह, कराची,
तो और कौन वो कुव्वतें थी जिन्होंने ये कहा था कि आप नेशनल असेंबली में इलेक्शन लड़, अगर वो आप नहीं भी जीत रहे होंगे तो जिन्होंने ये अश्योर कराया है कि आप जीतेंगे, तो वो कौन सी कुव्वतें हैं? जाहिर है हम खुल के उस पर बात नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए जो जिस किस्म के हालात है, लेकिन एमक्यूएम की तो ये तवक्कुआत हैं कि वो 20-22 सीटें जीत जाएंगे। इस बात से कतई नज़र के कैसे होगा क्या होगा, तो अगर 20-22 सीटें उनकी वहाँ हैं और खटक के पास भी, परवेज खटक सूबा सरहद में भी बहुत सारे इलेक्टेबल बनाए गए, और अगर आप गौर से देखें तो वहाँ एक नई एक पैरेलल पीटीआई खड़ी कर दी गई है, और परवेज खटक जिस किस्म के भी उन्होंने दावे किए हैं वो उन दावों की बुनियाद क्या है, इसलिए कि उनको स्ट्रेंथन किया गया है। तो सर इसका मतलब ये है कि जो वो क़ुव्वतें जो कि आज तक पाकिस्तान में इलेक्शन पे असरअंदाज होती रही हैं, ठीक है, वो एक बार फिर कामयाब हो जाएंगी अपने मकासद में? नहीं, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जब इन्होंने इंतज़ाम कर लिया है जो रिजल्ट आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर पीटीआई के 80 मेंबर पार्लियामेंट जीत के आते हैं तो वो तो एज इंडिपेंडेंट जाएंगे ना, तो आप ये कहेंगे कि अब धांधली कहाँ हुई है, तुमने तो 80 सीट पंजाब में जीत ली या 70 सीटें पंजाब में जीत ली, तो झगड़ा किस बात का है ना? तो एक इसको कहते हैं इलेक्शन इंजीनियरिंग कह लें या मैनिपुलेशन कह लें या प्लान कर लें, तो सारा जो मामला जो प्लान किए हैं वो मुझे नज़र ये आ रहा है कि पार्लियामेंट जो होगी, हम पार्लियामेंट होगी और छोटे छोटे टुकड़े होंगे जी, तो उसके अंदर ये होगा कि कंट्रोल तो फिर उन्हीं के पास, इलेक्टेबल्स को जहां इशारा कर दिया जाएगा उस तरफ चले जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट जो है जी, वो तो किंग मेकर के हाथ में आएगी ना। बिल्कुल सही। हाँ। तो वो ये कहेंगे कि फर्ज कीजिए पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का इत्तेहाद नहीं होता, तो जो किंग मेकर है वो कहेगा कि भाई आप नहीं आना चाहते तो ना आए, हमारे पास तो कितने वोट है, साहब की पार्टी है, हमारे पास तो जहांगीर तरीन की पार्टी है, हमारे पास तो 20 या 25 एमक्यूएम के मेंबरान हैं, और हमारे पास तो पूरा बलूचिस्तान है, आपकी अपनी मर्जी, तो सब भाग भाग के फिर किंग मेकर के पास जाएंगे ना। हाँ, तो अवाम के मसाइल तो वहीं खड़े रहे ना, इसका मतलब मसाइल तो बिल्कुल खड़े रहेंगे। अच्छा, अब ये दूसरा मरहला कि आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, यानी तीसरा मरहला जो है पावर ट्रांसफर का है जी। और अगर तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है, जो एक कंबाइंड हुकूमत होगी, और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कंबाइंड हुकूमत होगी ये नेशनल गवर्नमेंट होगी, इसलिए सारी पार्टियों के लोग इसमें होंगे जी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और बहुत सारी पार्टियों ने कहा कि नहीं, हम तो लड़ेंगे, हम तो इलेक्शन फेयर नहीं हुए इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, और हम तो आपके बनाए हुए वज़ीर आज़म को हम नहीं मानते, आपकी बनाई हुई हुकूमत को हम नहीं मानते। एक नुक्ता नज़र ये भी गश्त कर रहा है, क्योंकि जब आप अनसर्टेनिटी होती है नदीम साहब, तो अनसर्टेनिटी में अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं और आप उनको रोक नहीं सकते, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। अगर तो स्मूथ हो मामला तो उसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जनाब आप नवाज शरीफ वगैरह को छोड़े हैं और ये बात नहीं है, असल में जो उधर से आ रही हैं बातें, जो बनाते हैं हुकूमतें, वहाँ से जो बातें आ रही हैं, उसने कहा कि भाई उनसे जो लोग वाबस्ता हैं वो ये कह रहे हैं भाई किस झगड़े में पड़ रहे हो, काकड़ साहब ही कंटिन्यू करेंगे और वो एक नेशनल गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म होंगे, इसलिए कि वो तो इस्टेब्लिशमेंट की ज़बान बोल रहे हैं केयर टेकर होने के। मिसाल के तौर पर जो केयर टेकर वज़ीर आज़म है, उन्होंने जो बलूचिस्तान में जो डिसअपियर्ड लोग हैं, जो नामालूम जगह पे हैं और वगैरह वगैरह, उनके ख़िलाफ़ बड़ा ख़तरनाक एक बयान दिया है, जो मैं ये समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदार लीडर की हैसियत से या प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, जो जिनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, अगर वो कंटिन्यू करें वो एक अलग बात है। वो तो आर्मी चीफ को भी 3-3 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, तो इनको भी दिया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जब आप इतनी जिम्मेदार पोजीशन पे हैं और आप चंद दिन के लिए हैं, तो आपको इतने कंट्रोवर्शियल बयान नहीं देने चाहिए,
तो यू आर एडिंग फ्यूल टू द फायर। लताओ भाई नहीं होना चाहिए। एक और खबर आई थी, अब इस वक्त देखें ना आपके जो स्पीकर्स हैं उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, चीफ जस्टिस का ताल्लुक बलूचिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान के बारे में अभी कल की खबर में पढ़ रहा था, वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, कि उसमें पूरा का पूरा जो है अमेरिका ने वहाँ पूरा का पूरा वहाँ मांग लिया है बलूचिस्तान इनसे। तो इज इट राइट? आप क्या समझते हैं, ऐसा कुछ सिलसिला? चूँकि पिछले दिनों एम्बेसडर वहाँ थे। देखिए आपका बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, और आपने देखा होगा कि माजी में भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान से आते रहे। हद तो ये है कि ये जो केयर टेकर सेटअप था, कैबिनेट थी, इसका जो इंटीरियर मिनिस्टर होता है, जो आजकल की लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे मसाइल के सामने बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वो भी बलूचिस्तान का था, उसका आपने नाम नहीं लिया। लेकिन आपका सवाल ये है कि इतना कंसंट्रेशन बलूचिस्तान में क्यों हुआ? इसलिए कि वहाँ पर और ये बात हमें समझनी भी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए कि जो करता धरता हैं, जो जिनके पास इख्तियार है, द फोर्सेस दैट मैटर, उनको ये पता है कि वहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट है और वहाँ आपने देखा होगा कि रोज़ाना हमले होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, एक नई सूरत हाल है और वेस्टेड इंटरेस्ट वहाँ पर है। और वहाँ पर अमेरिका का इंटरेस्ट है, वहाँ चाइना का इंटरेस्ट है, इंडिया का इन्फ्लुएंस है, जो जितनी भी बातें हैं वो अपनी जगह हैं। तो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने जब ये सोचा कि अगर हम एक केयरटेकर गवर्नमेंट बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान को दिया जाए। लेकिन मसला ये है कि वो लीडरों को तो खुश कर रहे हैं, उससे लीडर तो खुश हो जाएंगे कि आपने एक प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ का ले लिया, एक कॉस्मेटिक है, एक जितना भी कर लिया आपने, वो तो लीडर हैं, वो तो खुश हैं इस बात के कि उन्हें मिनिस्ट्रियाँ मिल गई हैं और वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं। लेकिन मसला उन लीडर्स का तो नहीं है, मसला तो उन लोगों का है जिनकी फैमिलीज के लोग गायब डिसअपीयर हुए हैं, बिल्कुल सही, बाद में धरना दे रहे हैं इलेक्शन से पहले। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्शन से चंद दिन पहले अचानक पहुंच जाते सारे लोग इस्लामाबाद में कैसे जमा हो गए और फिर किसके कहने पर उन पर फायरिंग हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सारे मामले ने जो टेंशन थी वहाँ की, वो तो उसमें तो इजाफा हुआ ना। बिल्कुल सही। तो वहाँ के लोगों को इक़्तिदार में लाने से तो मसला हल नहीं होगा। मसला तो तभी हल होगा जब उन लोगों के मसले हल हों। अच्छा लता भाई, यहाँ पर एक सवाल और जहन में आता है, ये जो अभी रिसेंटली जो एक अटैक ईरान ने किया और फिर उसके जवाब में इन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया हमने, इसको आप क्या देख रहे हैं? क्या फ्यूचर में आप कोई ऐसी वॉर नज़र आ रही है आपको? नदीम साहब, असल में बात ये है कि ये जो सवाल हैं और इस जो बातें आप कर रहे हैं, ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं। और मैं एक छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ, तो उसके हवाले से मुझे थोड़ा सा इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो सेंसिटिव इश्यूज हों उन पे कम से कम बात की जाए। लेकिन फिर भी चूँकि आपने सवाल पूछा है तो इन बिटवीन द लाइन में बात करने की कोशिश करूँगा। और वो ये कि देखिए, ईरान ने हमला किया, उन्होंने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया था। Exactly. उन्होंने उनको मेरा ख्याल है कि एक प्रोवोकेशन था। पहले हमला ईरान पे हुआ था, कोयटा बलूचिस्तान के एक शहर से, और वो सुन्नी लोग थे जिन्होंने वहाँ पर शियाओं के ठिकानों में या वहाँ जो टेररिस्ट थे उनको कुछ किया था। तो ईरान ने आओ ताओ देखा ना आओ वगैरह वगैरह जो कहावत है, उन्होंने आके जनाब हमला कर दिया। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूशन पे या इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं किया और वो कहते रहे, और पूरे पाकिस्तान में पूरा दिन ये होता रहा कि ईरान हमारा दुश्मन है और हम बदला नहीं छोड़ेंगे और हम ये कर देंगे और हमारी इंटेग्रिटी को ख़तरा हुआ है, हमारी सॉवरेनिटी को ख़तरा हुआ और ये हुआ वो हुआ, और जनाब हमने हवाई हमला कर दिया। सारा दिन ये होता रहा। लेकिन अगले दिन जब हम उठे सो के तो अखबारात की हेडलाइन ये थी कि नहीं, पाकिस्तान ईरान भाई भाई और सब कुछ है। तो यहाँ एक सवाल है कि उस रात में किसने क्या कहा, और पाकिस्तान ने अपना स्टैंड बदल लिया, तो कौन सी चूक ताकतें थी? तो आपको पता है
अमेरिका ने कंडेम किया था ईरान के हमलों को। जी बिल्कुल। रूस ने कहा था पाकिस्तान और ईरान दोनों से कि आप जो हैं तहम्मुल मजाजी से काम लें, इफ़ाम व तमफीम से आप हों, नेगोशिएशन टेबल पे बैठें और अपने मसले को हल बढ़ाएं करें। और उनको ये ख़तरा था कि कहीं ये मामला जंग में न बदल जाए। रूस के अलावा चीन, जिनके स्टेक्स, रूस के भी स्टेक वहाँ पर हैं, अमेरिका के स्टेक भी वहाँ पर हैं। चाइना ने 2 मरतबा या 3 मरतबा पाकिस्तान गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया कि हम मसालत कराने के लिए तैयार, आप हमसे कहें, हम निगोशिएट करेंगे आपके बिहाफ पे। और इस मामले को हम ईरान से भी कहते हैं कि आपको हमला नहीं करना चाहिए, तो दोस्त मुल्क था, आपको इजाज़त लेनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है कि वो मसला हल नहीं हो सकता, तो दोनों मुल्कों से उन्होंने किया। तो हमें और पाकिस्तान में जो माहौल पैदा हुआ था, तो ये लगता था कि ये लड़ाई में बदल जाएगा। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये जो कुछ शुरू किया जा रहा है शायद इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए। एक ये भी था कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया, लेकिन उसमें टाइम ही नहीं लगा। अगले जब पाकिस्तान में शाम हुई और रात को 12 बजे से वहाँ पर ये आना शुरू हो गई थी बातें कि जनाब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात हो गई है वगैरह वगैरह। अब अंदर की कहानियां तो हमें नहीं पता कि किसका इन्फ्लुएंस माना, लेकिन अगर फर्ज कीजिए 2 स्टेक होल्डर्स की बात मान ली आपने और एक स्टेक होल्डर की बात नहीं मानी, तो वो लड़ाई तो अपनी जगह मौजूद है ना। बिल्कुल। अगर इनकी जीत हुई है तो किसी की हार हुई है, तो इन स्टेक होल्डर्स की जो अपनी लड़ाई है वो तो जूं का तूं है। और पाकिस्तान को मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के पास और कोई इसका हल नहीं था। एक बोल्ड डिसीजन लिया जो मेरे हिसाब से सही डिसीजन था। मेरा ख्याल है आखिरी बात हम करेंगे कि मुझे नहीं मालूम कि आप इसको किस तरह देखेंगे, लेकिन मेरे अपना, आप बहुत सीनियर मोस्ट इसमें है, अक्सर मैं आपसे मशवरे करता रहता हूँ। मेरा अपना ख्याल ये है कि जिस तरह यूक्रेन का और रशिया का मसला हुआ कि रशिया बहुत अरसे तक इन्हें अलर्ट करता रहा अमेरिकन को कि भाई यहाँ ना हो, यहाँ ना हो, यहाँ ना हो, मगर ये नहीं माने, वहाँ घुसते रहे और अल्टीमेटली ये वॉर में तब्दील हो गई चीज़। ठीक है, चूँकि ये नहीं चाहता था, रशिया नहीं चाहता था कि मेरे पड़ोस में आके बैठ जाए। इसी तरीके से यहाँ पर मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान में अमेरिकन बैठना चाह रहे हैं और ईरान नहीं चाह रहा कि वो यहाँ बैठें, तो ये यहाँ पर पाकिस्तान कहीं सैंडविच तो नहीं बन रहा है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। आप क्या समझते हैं इन दोनों, इस मिसाल के तौर पे आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए बातें तो बहुत सारी हैं जी। मिसाल के तौर पर वहाँ पर जब कुछ दिनों पहले की बात है कि ये कह दिया गया था कि कई इस्लामिक ममालिक जो हैं, वहाँ से शुरू करते हैं, कई इस्लामिक ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। फिर क्या हुआ कि अचानक इसराइल पे हमला हो गया और फिर आपने देखा जो खून बहाया गया और जो कुछ भी हुआ और जो अभी तक जारी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक सर्कल बन गया था अचानक, जिसमें अब ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई है। यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं, जो आपने मॉस्को की बात की है, रशिया की बात की है कि यूक्रेन पे हमला हुआ। वहाँ मैं पहले भी कई प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ, वहाँ लड़ाई हुई, खूब लड़ाइयाँ हुई, क्या क्या बॉम्बिंग हुई और कैसे हुई, और वो अभी भी जारी है। अब उसके फ़ौरन बाद फिर ये इसराइल का और फ़लस्तीन का मसला खड़ा हो गया और बड़ा सीरियस मसला खड़ा हो गया। और वहाँ पर अभी ये वहाँ भी ये मसला वहाँ भी अभी जारी। तो अचानक बॉम्बिंग हो गई तेहरान में, तो तेहरान में 100 आदमियों के करीब मर गए, पता नहीं चला कि हमला करने वाले कौन थे। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे से हमले हुए, एरियल अटैक्स हुए। तो मैंने उस वक्त यही सोचा और आज भी यही सोचता हूँ कि एक सर्कल बन गया था, और मुझे ऐसा लगा कि ये सर्कल जो है साउथ एशिया में आ जाएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी आ सकता है। लेकिन बहरहाल ईरान के हमले के बाद ये मसला इन दोनों ममालिक के दरमियान तो हो गया, बावजूद मुश्किल हालात के, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट के, इन सब बातों के बावजूद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तो हमेशा अच्छे रहे। लेकिन फिर क्या हुआ, लेकिन थैंक गॉड कि अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अनकरीब जो हैं वो पाकिस्तान आने वाले हैं,
और उनके दरमियान बेहतर ताल्लुकात की और कोई कोशिश की जाएगी। तो ये सब मसाइल जो हैं बड़े सेंसिटिव हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और इन पे नज़र रखना पड़ेगी। और आपको पता है कि आजकल कोई बात होती है तो उसका रिज़ल्ट आपको अगले हफ्ते मिल जाता है, इसलिए कि इवेंट्स आर मूविंग सो फास्ट। आप सुबह खबर पढ़ते हैं, दोपहर में एक और खबर, शाम को एक और खबर। तो ये सारी की सारी जो हालात हैं, सारी खबरें हैं, इवेंट्स हैं और बाहर के लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उनको जब सामने रखते हैं तो आप कोई बात फैसला कुन बात नहीं कह सकते या कोई बात अथॉरिटी से नहीं कह सकते कि कल ये होगा और परसों ये होगा। और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान माशी तौर पर इतनी बदहाली हो और अनसर्टन सिचुएशन हो, कैफियत ऐसी हो कि जहाँ कोई समझ में नहीं, अवाम बड़े कंफ्यूज हैं। अगर अवाम ने ये तवक्कुआत रखी हैं कि इलेक्शन के बाद शायद महंगाई कम हो जाएगी, बिजली के बिल कम हो जाएंगे, गैस के बिल कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, तो सूरत हाल जो डेवलप हो रही है वो तो उन तमाम इनिशिएटिव्स को अफेक्ट करेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, ये थे लताफ़त अली सिद्दीकी साहब, आपने बातचीत सुनी। हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हालात ठीक हों, खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानी। लेकिन नज़र जो आ रहा है उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं और एक मायूसी की सी कैफियत है। और हर शख्स, हर पाकिस्तानी, ख्वाह वो पाकिस्तान में रहता है या पाकिस्तान से बाहर, वो ख़दशात का शिकार है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बहरहाल इस मुश्किल सूरत हाल से निकाले और हमारे लोगों को समझ दे, अकल दे, वोटर्स को भी अकल दे, हमारे पॉलिटिशियंस को भी अकल दे और हम ये सोच सकें कि हमारा जो नेशनल स्पिरिट है उसके ऊपर जाकर हमें काम करने की ज़रूरत है। और हमें उस मुल्क को जो है, जो कि हमें मिला है बड़ी कुर्बानियों के बाद, हमें उसके लिए कुछ सोचना चाहिए और बड़ा संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है वो न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन से बहुत उम्मीद है और हमारे यहाँ जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और लोग जो बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे।